हाँ, मेरे सभी लोगों को प्यारा भरा नमस्कार। और आज की जो वीडियो में हमें जो अगले जो टॉप 50 फिजिक्स के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 के लिए, तो वो अगले ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, वो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है गॉस की प्रमेय। और जिन लोगों ने जो हमारी प्रीवियस जो वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं, तो वो जाके जो है पिछली वीडियो देख लें और उसका आगे कंटिन्यू ये अगली वीडियो ऐसी चलती रहेंगी और करते रहें और अपनी यूपी बोर्ड की जो है तैयारी वो संपूर्णतः तैयारी करते रहें। तो आज का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो पहले है गॉस की प्रमेय, यानी हमें इसमें गॉस की प्रमेय का कथन लिखना है और इसके बाद हमें गॉस की प्रमेय का सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मेरे साथियों, हम तुम्हें बता दें, हम आप लोगों को सबको बता दें कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय है क्या? तो गॉस की प्रमेय जो होती है वो क्या होता है, कोई बंद पृष्ठ होता है। क्या होता है? एक बंद पृष्ठ होता है हमारे पास और इस पर कोई एक आवेश स्थित होता है। क्यों आवेश रखा है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश जो होता है और इससे जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, यानी कह सकते हैं जो फाई ई होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें कोई आवेश क्यों रखा गया है, तो वैद्युत जो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और यही गॉस की प्रमेय है। अगर हमारे पास कोई ये आवेश है और इसके पास आवेश मान लिया कितना है, प्लस का क्यू यानी 2q है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा कुल आवेश का। तो कुल आवेश कितना है 2q और इसका कितना होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना, यही गॉस की प्रमेय कहलाती है। तो याद रखना मेरे साथियों, गॉस की प्रमेय यह कहती है कि कोई बंद पृष्ठ है, उसमें जितना भी आवेश रखा हो, जो कुल आवेश होता है उसका कितना गुना होता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है? 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसका होता है? कुल आवेश का। किसका होता है? कुल आवेश का। तो मेरे साथियों, गॉस की प्रमेय आपको समझ आ गई। गॉस की प्रमेय क्या है? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी पूछ लेता है। कोई बंद पृष्ठ है, क्या है? कोई बंद पृष्ठ है जिसमें एन वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। क्या रखे हैं? एन वैद्युत द्विध्रुव। एन वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, द्विध्रुव रखे हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो मेरे साथियों, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कोई द्विध्रुव है, उस पर दो आवेश होते हैं, परिमाण में समान होते हैं और प्रकृति में कैसे हों, विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और इस पर जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश होता है वो क्या होता है मेरे साथियों? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और इसमें क्या करा जाए, एन वैद्युत द्विध्रुव आवेश रखे जाएंगे, तो हम जानते हैं, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? कुल आवेश का। तो यहाँ पे कुल आवेश क्या है? शून्य है। क्या है? कुल आवेश शून्य है। कुल आवेश क्या है? शून्य है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। तो एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो गॉस की प्रमेय सबको समझ में आ गई होगी। यानी कोई बंद पृष्ठ है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1 अपान, कितना होता है? 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय मेरे साथियों सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं गॉस की प्रमेय का सत्यापन। अब गॉस की प्रमेय का जब सत्यापन करेंगे वो देखिएगा, इसमें क्या होता है। जब गॉस की प्रमेय का हम सत्यापन करेंगे मेरे साथियों, तो गॉस की प्रमेय देखिएगा, गॉस की प्रमेय का सत्यापन हो रहा है, देखो ध्यान से। ये है हमारे पास, हमने क्या कहा, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ। तो हमारे पास एक देखो ये बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है। क्या है? एक बिंदु O है और जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। और इस प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। और इस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है पहले। फिर हम निकालेंगे, मान लिया ये कोई पूरा पृष्ठ ए है और इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी सिद्ध करेंगे गॉस की प्रमेय को हम इसकी सहायता से। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? डीए। और इनके बीच का कोण क्या होगा? डी थीटा। और हम जानते हैं ये जो पृष्ठ है ये केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है, तो इसे कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं हम? घन कोण। और जो घन कोण होता है डी ओमेगा, इसका सूत्र होता है
डी ए अपान आर स्क्वायर। क्या होता है? डी ए अपान आर स्क्वायर। और पूरे की बात करेंगे, पूरे पृष्ठ का जो घनकोण होता है, यानी कह सकते हैं डी ए अपान क्या होगा, आर स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन होता है मेरे साथियों। ठीक है, तो हम जानते हैं। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें? लिखना चाहें तो बच्चे लिख सकते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ ए है। ये बंद पृष्ठ कहां उपस्थित है? वैद्युत क्षेत्र में। लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ ए है। क्या है? ए है, जिसके अंदर एक बिंदु ओ है। क्या है? एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यानी कह सकते हैं बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मेरे साथियों, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। जिन बच्चों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक नहीं देखा है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो हम जानते हैं, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। समीकरण कितनी हो गई? 1। क्योंकि ये बिंदु Q है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर। हमें क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना हमें? वैद्युत फ्लक्स। तो हमारे पास ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है P, तो लिख सकते हैं हम सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे साथियों? E इंटू डी ए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। डी फाई सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो डी फाई तो यहां पे सूक्ष्म होगा तो यह आ जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? E इंटू डी ए कॉस थीटा। और हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ के द्वारा, तो लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ A के द्वारा गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। हम जानते हैं जब संपूर्ण निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लगा देंगे यहां पर, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। E इंटू डी ए कॉस थीटा। ये तो समझ में आ गया होगा सबके, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। E इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर हम बात करें तो फाई E बराबर हो जाएगा मेरे साथियों E इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर हम समीकरण 1 से E का मान रखें, और जब E का मान रखेंगे तो फाई E बराबर हो जाएगा मेरे साथियों, E का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा।
अगर हम बात करें फाई ई बराबर, तो ये जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ए अपान यहां जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं इसकी जगह क्या ले सकते हैं, ओमेगा। क्या ले सकते हैं हम, डी ओमेगा। क्या ले सकते हैं, डी ओमेगा। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इसकी जगह ले सकते हैं डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या होता है, पूरे पृष्ठ का क्या है, ये घनकोण है। क्या है ये, घनकोण। तो हम जानते हैं घनकोण जो होता है वो कितना होता है, क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है 4 पाई। और 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहां से। तो हमारे पास गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। और गॉस की प्रमेय जो सिद्ध होगी वो क्या हो जाएगी मेरे साथियों, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, क्यू अपान क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस की प्रमेय सब लोगों को समझ में आ गई होगी। गॉस की प्रमेय का कथन होता है कोई बंद पृष्ठ है तो उसमें उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गॉस की प्रमेय निकालने का तरीका है कि एक बंद पृष्ठ लेना है, इसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश है, उससे समानांतर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की पहले तीव्रता ज्ञात करोगे और फिर उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे। ई का मान रख देना, डी अपान cos थीटा अपान r स्क्वायर को डी ओमेगा कहते हैं। इसकी वैल्यू 4 पाई होती है, कट जाएगा और सिद्ध हमारा हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है पहले वो समझो। जिस पर दो प्लेटें होती हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है और पहली प्लेट पर आवेश प्लस क्यू हो, दूसरी पे क्या हो, माइनस क्यू हो, यानी दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश हो, तो ये क्या बन जाता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र बन जाता है। पहली प्लेट को किसी स्रोत से जोड़ते हैं, दूसरी वाली प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इस पर कौन सा आवेश आता है, प्लस, और इस पे क्या है बेटा, माइनस, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, डी। तो इस प्रकार से जो युक्ति बनती है उसे क्या कहते हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। हम एक एक चीज को समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे संधारित्र की धारिता। तो मेरे बच्चे सी धारिता होती है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी। कोई चालक है उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कोई चालक है उसके द्वारा आवेश ग्रहण की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है, क्या कहलाती है, धारिता। धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। और धारिता क्या होती है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी। क्यू यहाँ पे क्या है, किसी को दिया गया आवेश, और ये क्या है, विभव में वृद्धि, यानी आवेश और विभव में वृद्धि का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, उस चालक की धारिता कहलाती है। या सिंपल भाषा में याद रखो कि किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, जिसे सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी होता है मेरे साथियों। और हम जानते हैं सी अपान, और इसका मात्रक पूछता है तो उसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, और पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता, तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है और विभव क्या होता है, शून्य होता है मेरे साथियों। क्या होता है, शून्य होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पृथ्वी की धारिता पूछ ले तो अनंत होती है और पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। एक बात और सुन लीजिएगा, जब किसी हम चालक को किसी पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसकी भी धारिता अनंत हो जाती है, विभव क्या हो जाता है मेरे साथियों, शून्य हो जाता है। चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब उसने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब अपने सवाल पे आते हैं, जो हमारे पास सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो हमारे पास सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो सबसे पहले हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। मान लिया ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हमने कहा था इसमें 2 प्लेटें होती हैं। तो पहली प्लेट पर हमने क्या करा, किसी इसको हम वैद्युत स्रोत से जब जोड़ते हैं तो इस पे प्लस क्यू आवेश आ जाता है, तो अंदर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, इस पे कौन सा जाता है, माइनस क्यू आवेश आ जाता है। और इसमें दूसरी वाली प्लेट को हम कैसे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो इस पे होगा प्लस, इस पे होगा माइनस। अब माइनस के कारण इस पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो प्लस को हटाने के लिए हम दूसरी वाली प्लेट को कहां जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं।
कहां जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जिस प्रकार दोनों प्लेटों पर आवेश कैसा हो, बराबर हो और विपरीत हो। जब दो प्लेटें हों उन पर आवेश बराबर और विपरीत होता है तो उसे कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं, संधारित्र। अब यहां पर हमारे बन गया ये समांतर प्लेट संधारित्र। मेरे साथी को आप बता दें हम यहां पे, और मान लिया इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, स्मॉल डी है। जब ये प्लेटें रखी हुई हैं, जब इस पर हमने प्लस आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर क्या माइनस क्यू आवेश है, तो इन प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब दो समांतर प्लेटें होती हैं तो उसके मध्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है ई बराबर, क्या होती है, ई बराबर होती है मेरे बच्चे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, ई बराबर होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और मेरे साथियों को बात बता दें तुम्हें हम, अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बी ई हो और दूरी डी हो तो इनका जो विभव होता है वो होता है बी बराबर ई इंटू क्या होता है मेरे साथियों, डी होता है। बी बराबर क्या होता है मेरे साथियों, ई इंटू क्या होता है, डी होता है। ये बहुत काम में आएंगी ये चीजें, मैं ऐसे समझा रहा हूं तुम्हें अभी। और हम मेरे साथियों एक बात और बता दें, हम जानते हैं अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है और जब किसी प्लेट का क्षेत्रफल ए होता है तो हम जानते हैं, यानी कह सकते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है मेरे साथियों, क्यू अपान ए होता है। हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो मेरे साथियों अगर हम यहां से बात करें क्यू की, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर सिग्मा ए हो सकती है। क्या हो जाती है, सिग्मा ए। क्या हो जाएगी, सिग्मा ए। अगर हम यहां पे क्यू का मान रखें, अगर यहां पे हम क्यू का मान रखेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, सिग्मा ए बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब चलो मैं सिद्धि करता हूं सीधे, वो देख लीजिएगा। आप सारी बातें मैंने बता दी, अब सिद्ध करते हैं। कैसे लिखोगे, तो जो बच्चे थ्योरी लिखना चाहे वो ले सकते हैं। कैसे लिखोगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, मैं थ्योरी बोल रहा हूं, ले सकते हैं जो लिखना चाहे। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जिस पर यानी प्रत्येक प्लेट पर आवेश बराबर और विपरीत है, और दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी गई हैं। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो यहां से मैं शुरू करता हूं, थ्योरी अपने आप से ले सकते हो। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका सूत्र होगा ई बराबर, पूरा डेरिवेशन यही से हो गया, ये क्या है, सिग्मा अपान क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो माध्यम का परावर्तनांक के लिया गया है। और मेरे साथियों अभी हमने बताया था सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। अगर यहां से हम वैल्यू रखेंगे ई बराबर, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा के और नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण हो गई एक, समीकरण कितनी हो गई, एक। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर, क्योंकि धारता को निकालने के लिए विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के बीच और मेरे साथियों बी बराबर होता है ई इंटू डी, ये है पहले बता दिया था मैंने। और जब बी बराबर ई इंटू डी होता है तो हम ई का मान रखेंगे यहां पे, और जब ई का मान रखने पर, और जब ई का मान रखेंगे हम, तो बी बराबर आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू, और ये है के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यहां रखती की वैल्यू। मेरे साथियों हमने बताया था वैद्युत धारता, भी इससे पहले हमने बताया था धारता क्या होती है, तो लिख सकते हैं धारता से, धारता की परिभाषा से ले सकते हैं हम। और संधारित्र की धारता की परिभाषा होगी सी बराबर क्यू अपान बी। तो मेरे साथियों तो सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान बी, तो क्यू और बी का मान लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी है यहां पे, के
क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं तीसरा अंक कहां चला जाएगा मेरे साथियों, ऊपर, ये जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा Q इंटू ए के ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्यू डी। क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सूत्र आ जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो मेरे साथियों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अगर इसके बीच का जो माध्यम वायु हो या निर्वात हो तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो मेरे साथियों यही हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन और बढ़ाया गया था कि धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो सबकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए हम पहले क्लीन कर देते हैं और ये नेक्स्ट देखेंगे। अब हम तो हमने भी सूत्र निकाला था C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो हम जानते हैं C समानुपाती के, यानी उनके बीच में जो माध्यम का परावर्तांक है उसका मान जितना ज्यादा होगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ती हुई जाएगी, यानी K का मान बढ़ाने पर। दूसरी बात यह है C समानुपाती A, अगर प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो उसकी धारिता जो है बढ़ाई जा सकती है। अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा लेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरी बात है C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान डी। तो ये तीन चीजें याद रखनी है, यानी C समानुपाती के, C समानुपाती A और C व्युत्क्रमानुपाती डी। अगर हमारी जो बीच की दूरी, प्लेटों की जो बीच की दूरी जितनी कम होगी और कम होने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो D का मान जितना कम होगा C का मान उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तुमसे पूछा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो K का मान यानी ज्यादा लेने पर, प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा लेने पर और D का मान कम करने पर। अगर इतनी बातें हम कर देंगे तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या लिखोगे कि संधारित्र की धारिता उसके माध्यम का परावर्तांक अधिक लेने पर और क्षेत्रफल ज्यादा लेने पर, दूरी जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसको कम करने पर संधारित्र की धारिता को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे साथियों पिछली वीडियो में हमने वैद्युत की तीव्रता से जितने भी न्यूमेरिकल थे और जितने क्वेश्चन थे वो हमने करवा रखे हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसके आगे अब इसमें हमने गॉस की प्रमेय और अनंत लंबाई वाला, और इससे पिछली वीडियो में हमने अनंत चादर वाला, यानी बहुत सारी वीडियो यहां तक करा सकते हैं धारिता वाले, और उसमें न्यूमेरिकल भी जो इतने अच्छे अच्छे थे वो हमने करा रखे हैं। और हम एक स्पेशल न्यूमेरिकल की यूपी बोर्ड के लिए हम न्यूमेरिकल की एक वीडियो अलग से बनाएंगे जो 2-4 दिन में आ जाएगी। और इसके आगे अब हमारा चैप्टर जो अगली वीडियो में होगा वो वैद्युत चालन से शुरू होगा, वैद्युत चालन और सरल परपथ, जिसमें किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और कह सकते हैं वैद्युत बलागुण जो रहेगा हमारे पास किसी सेल का, वो वाली जो अगली वीडियो में आने वाली है। ठीक है, और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे जितने बच्चे जो यूपी बोर्ड का जो पेपर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिले और वो भी कुछ अच्छे नंबरों से क्या हो जाए, पास हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, गारंटी के साथ हम कह रहे हैं बिल्कुल पूरी तैयारी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो भी अपनी वीडियो में लेवल क्वेश्चनों का बढ़िया रखते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ज्यादातर आए हुए क्वेश्चन रखे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। अब जैसे ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 2015, 17, 18 में पूछा गया है और इसके बाद 20-22 में पूछा गया होगा, और इसके बाद ये पूछने के चांस हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन जितने हैं वो करा देते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो क्वेश्चन हमारे पास है रेखीय आवेश घनत्व। तो मेरे साथियों कभी कभी रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा पूछी जा सकती है। क्या कह सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है Q अपान L। मेरे साथियों फिजिक्स में जो है परिभाषा अपने आप समझ जाती है अगर हमारे पास फार्मूला आता हो तो मेरे साथियों लैम्डा हमें पता है क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, और ये क्या होता है Q अपान L। हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू एकांक कर दो। क्या कर दो, एकांक। तो हम कह सकते हैं एकांक लंबाई पर, क्या कह सकते हैं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को
क्या कह सकते हैं, उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। तो तुमसे पूछा गया है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो हम कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। और लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कूलाम, इसका मीटर। और कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है मेरे बच्चे। और इससे पहले अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था हमने, तो हमने कहा एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते थे। सिग्मा, सिग्मा बराबर होता था Q अपान A होता था मेरे साथियों। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जब लंबाई पर एक समान रूप से जो लंबाई पर वितरित आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहते हैं। और जब एकांक लंबाई पर जब आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे लैम्ब्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L होता है। हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब हमारे पास अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार है। अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार है। आधा क्वेश्चन चित्र से ही करा दे रहा हूं मैं, समझते रहना ध्यान से। और हम जानते हैं इसके निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने अभी कहा था जब आवेश लंबाई पर फैला हो तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप ये जो आवेश है वो कहां फैला हुआ, लंबाई पे फैला हुआ है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्ब्डा। और लैम्ब्डा बराबर क्या होगा मेरे साथियों, Q अपान L होगा। यहां लिखता हूं, लैम्ब्डा बराबर क्या होगा, Q अपान L होगा। और अगर हम बात करें Q बराबर, तो Q बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा L। अब ये तार जो है इसकी लंबाई पे फैला हुआ है तो इसका जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, लैम्ब्डा L होगा। कितना होगा, लैम्ब्डा L, क्योंकि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्ब्डा है। और लैम्ब्डा बराबर Q अपान L, तो Q बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा L। मैक पॉइंट याद रखना ये चीज। अब आते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा, एक अनंत लंबाई का तार है, उसके निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किसके द्वारा करनी है, गॉस की प्रमेय से। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब पहले क्वेश्चन को लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे कि माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसके निकट, यानी जिसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, P है। और एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और इस P को हमने क्या करा, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा घेर दिया है। और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है मेरे पास साथियों, dA है। कितना है, dA। और यहां पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। ये कहानी इसमें लिखी जाएगी। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक हम गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार, कैसा, बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जब कल्पना करेंगे तो ये जो पृष्ठ है हमारे पास, ये सिरा है, तो इसका भी क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। यानी यहां से भी कोई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इधर होगा dA, और इधर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E। तो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार यहां पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी और यहां पे क्या हो जाएगा, E। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 90। और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 90 डिग्री। और यहां पे बनेगा थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 डिग्री। तो मेरे साथियों एक बार फिर से सुन लो कि माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है जिसकी लंबाई पर कुल आवेश कितना है, Q बराबर लैम्ब्डा L है। लैम्ब्डा यहाँ पे क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। फिर लिखोगे कि इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख सकते हो, जो मैं मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। और इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बिंदु P से एक हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो लिख सकते हैं इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से
गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हमने कहा था, हमने एक बेलनाकार जो पृष्ठ लिया है, तो हमने संपूर्ण फ्लक्स की बात कर दी यहां पे, और जो संपूर्ण फ्लक्स की बात कर देंगे तो यहां हो जाएगा फाई। अब यहां पर संपूर्ण फ्लक्स कहां से गुजरेगा, एक तो गुजरेगा सिरे से, एक गुजरेगा इस सिरे से, और एक गुजरेगा यहां से। ये क्या कहलाएगा, इसका बक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका बक्र पृष्ठ। तो यहां लिख सकते हैं, एक तो आ जाएगा सिरों पर, पहले सूत्र लिख लेते हैं यहां पे, ऐसे लिख लेना वहां पे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि संपूर्ण फ्लक्स ले रहे हैं तो यहां पे इंटीग्रेशन लगा दिया। अब हमने कहा दो चीजें यहां पर, एक तो गुजरेगा सिरों पर और एक कहां गुजरेगा, बक्र पृष्ठ से। अब सिरों पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और थीटा बक्र पृष्ठ पे कितना है, यहां पे 0 डिग्री है। और जब यहां पे हम सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 कॉस 90 डिग्री प्लस सिरे इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो यहां से 2 से गुणा कर लेना, तो यहां भी 2 से गुणा हो जाएगी, यहां पर यहां कर देता हूं 2 से गुणा, और ये हो जाएगा हमारे पास ई इंटू डी ए कॉस 0। मेरे साथियों कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो फाई बराबर हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन डी ए 0 प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए इंटू 1। अब फाई ई बराबर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए। हम जानते हैं, और यहां पे डी ए किसके लिए लिया गया है, बक्र पृष्ठ के लिए, और बक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। क्या होगा, 2 पाई आर एल, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, यहां पे एल है। और जब यहां से हम वैल्यू लगाएंगे तो फाई बराबर आ जाएगा मेरे साथियों ई इंटू 2 पाई आर एल, और समीकरण कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां से कितनी हो जाएगी, ये 1। अब इसके आगे आते हैं हम, चित्र तो समझ में आ ही गया होगा, इधर हटा देते हैं। हमें निकालना है गॉस की प्रमेय से, तो यहां लिखोगे गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और हम मेरे साथियों हम जानते हैं, अब हमने क्या कहा था, अभी ये तार है तो इसकी लंबाई पर कुल आवेश होगा, तो कुल आवेश क्यू बराबर कितना था, लैम्डा एल। तो यही पे हम वैल्यू लगा देते हैं यहां पर, फाई ई बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये मान जाएगा समीकरण 1 में। और जब समीकरण 1 में जाएगा तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 में जाएगा तो ये हो जाएगा, फाई की जगह पर रख देंगे हम लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर, और ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहां बचेगा ई इंटू 2 पाई आर, और यहां से जब ई का मान निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा और आर भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपान आर। और यही हमारी कहलाती है, यही हमारी कहलाती है, यानी कोई अनंत लंबाई का तार है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। तो मेरे साथियों, तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये साथियों हो गया, किसी अनंत लंबाई का तार है तो गॉस की प्रमेय से उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। तो मेरे साथियों ये 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे साथियों इस पीडीएफ में 3 क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, वो हम करवा रखे हैं। हम आगे अगर पढ़ाना चाहें तो इसमें थोड़ा बना सकते हैं वैद्युत चालन। चलो, ये वैद्युत चालन सरल परपथ, जिसमें आंकिक प्रश्न और जो भी है क्वेश्चन जो भी हैं,
ये अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो जो होगी अपलोड, उसमें आ जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वैद्युत चालन और सरल प्रपथ, जिसमें किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये वीडियो को मिस ना करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो जो आए आपको सूचित हो जाए। और अगले जो चैप्टर हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 2 चैप्टर हैं जो 8 नंबर में आएंगे कम से कम। और यहां से जितना इसका न्यूमेरिकल, मैंने कहा कि न्यूमेरिकल की मैं सेपरेट एक वीडियो डालूंगा अभी अपलोड करके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।